नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्सेट के लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नर्सिंग स्मार्ट ने पिछले साल भी नॉर्सेट के लिए जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सारे के सारे इतने कम क्वेश्चंस में से कॉपी हो गए थे एक तरीके से, मतलब कॉपी एज इट इज़ नहीं चाहिए, लेकिन आपने अगर वो 50 क्वेश्चन पढ़े थे तो ये समझ लीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे करके आए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। इस बार भी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो टीचिंग जो है, क्लासेज जो है हमारी ऐप पर कंटिन्यू है। और जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें बहुत ही मिनिमल चार्जेज के साथ में मैथ, रीजनिंग और जीके के लिए, इस एप्टीट्यूड के लिए 20 क्वेश्चंस के लिए हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन या पॉइंट कुछ भी समझ लीजिए, क्या लिखा है? फर्स्ट वुमन टू कमांड फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में कॉम्बैट यूनिट को फ्रंट लाइन से कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली महिला कौन है? यहाँ पिक्चर में नज़र आ रही हैं और नाम है आपका शालिजा धामी। क्या नाम है? शालिजा धामी। ये भारत की पहली महिला हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स में कॉम्बैट यूनिट को फ्रंट लाइन से कमांड कर रही हैं। बहुत रिसेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हमें एग्ज़ाम्स में लगता है, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नज़र आ रहा है, कहीं से भी दूर दूर तक स्किप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है बैम्बू क्रैश बैरियर जो है वो होता क्या है। क्रैश बैरियर एक्चुअली क्या होता है? बैम्बू का बना हो तो बैम्बू बोल दिया इसको। एक्चुअल में क्रैश बैरियर क्या होता है? जब आप हाईवे से ट्रेवल कर रहे होते हैं, रोड हाईवे से, तो आपने ये देखा होगा साइड में लगा हुआ ना, रोड पे लगा हुआ, ये जनरली एल्यूमिनियम या किसी एलॉय का बना हुआ लगाते थे, मेटल का बना हुआ लगाते थे इतने दिनों तक, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है। भारत में इसी को बोलते हैं क्या? और इसी को बोला जाता है क्रैश बैरियर। चीज़ें दिमाग में रखिएगा और तभी चीज़ें दिमाग में एक्चुअली ना रहेंगी। क्रैश बैरियर इसको बोला जाता है। ये लगभग मेटल से बना होता है। अब भारत में पहली बार ये बैम्बू से बना हुआ क्रैश बैरियर जो है वो लगाया गया है, बनाया गया है, लगाया गया। और कहाँ लगाया है ये नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। और नागपुर में भी कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में एक हाईवे है वाणी वरोड़ा। क्या है? वाणी वरोड़ा हाईवे, इस पर लगाया है। कितना मीटर लंबा है ये? 200 मीटर लॉन्ग लेंथ में है, 200 मीटर लंबा ये क्रैश बैरियर लगाया गया है, बैम्बू क्रैश बैरियर। एक तो सबसे बड़ी ये चीज़ है। इस बैम्बू क्रैश बैरियर को नाम क्या दिया गया है? बाहुबली। बाहुबली मत समझिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, हमें तो एग्ज़ाम के हिसाब से देखती हैं चीज़ें। बाहुबली। अब जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो बनता है, वो जो बैम्बू है, इसकी मतलब ये किस तरीके का बैम्बू है? कुछ अलग है क्या जी? जैसे हम बॉटनी जूलॉजी में पढ़ते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ पढ़ते हैं, वैसे ही इस बैम्बू की जो जिससे बनाया गया है, इसकी स्पीसीज़ का नाम आपको पूछा जा सकता है। और इसकी स्पीसीज़ का नाम है बैम्बूसा बाल्कोवा। ये बी कैपिटल लिखा जाता है, आपको पता होगा। ये बी स्मॉल आएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा, बैम्बूसा बाल्कोवा। इस स्पीसीज़ का बैम्बू जो है वो ये है। क्या डायरेक्टली आपने इसको यूज़ कर लिया? जी नहीं, एक ऑयल के साथ में ट्रीट किया गया इसको, जिसको नाम दिया गया है क्रियोसोट ऑयल। क्या नाम दिया गया है? क्रियोसोट ऑयल। नाम क्या दिया गया है? क्रियोसोट ऑयल से इसको ट्रीट किया गया है। दूसरी चीज़, फिर इसको पेंट भी किया गया है, इसकी कोटिंग भी की गई है। किसके साथ में? HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। क्या है ये? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये इतनी सारी चीज़ें आपको इसके बारे में, इस बैम्बू मीन्स क्रैश बैरियर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इसको नाम दिया गया है बाहुबली। और ये कहाँ लगाया गया है? नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, वाणी बरोड़ा हाईवे पर। 200 मीटर लंबा है
और ये वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर है, ठीक है। और इसको नाम दिया गया बाहुबली। और कौन सी स्पीसीज़ है ये है बैम्बूसा बैल्कोवा। इसको क्रियोसोट ऑयल से ट्रीट किया गया है, बाद में कोटिंग की गई है HDPE की, यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से इसको कोट किया गया है। ये हमारे मीन्स रोड एंड ट्रांसपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने ट्वीट किया था। और ये रिसेंट की बड़ी न्यूज़ है, बहुत प्रोबेबल है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एशिया की सबसे पहली लोको पायलट, तो ये जो बनी है उनका नाम पहले हम डिस्कस कर लें। इनका नाम है सुरेखा यादव। और आपको देखो प्रीवियस जो नॉर्सेट का जो ट्रेंड रहा है, उस जो चर्चा में है पर्सनैलिटीज़, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्सेट पूछता है। इसलिए हमने इस तरीके के क्वेश्चंस रखे हैं और हमारा समझ में आती है हमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। एशिया की जो फर्स्ट लोको पायलट है वो हैं सुरेखा यादव, और ये वंदे भारत चला रही हैं। पहले से ट्रेन में ड्राइवर हैं, इंगेजमेंट इंजीनियर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अलग चीज़ है, आपको सिंपल सी चीज़ इतनी पता होनी चाहिए, सुरेखा यादव जो पहली फर्स्ट लोको पायलट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। नाम से समझ में आना चाहिए ग्रीन वॉल, यानी कि ये पक्का ही कोई प्लांटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। किससे रिलेटेड है? प्लांटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। अरावली का नाम आ गया तो अरावली से रिलेटेड है। अरावली का मतलब आपको एक अरावली का पता होना चाहिए, इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक है। अरावली की जो एक्सटेंशन है वो गुजरात से लेकर के कहाँ तक है? दिल्ली तक की है, दिल्ली तक की है। बीच में 2 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए आती है, कौन से भाई? राजस्थान एंड हरियाणा को क्रॉस करते हुए अरावली जो है बनती है, ठीक है। 800 लगभग, गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है। हम कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पहले यहाँ पर किसके बारे में, अरावली के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया? समझ में आता है कि यार ग्रीन वॉल बना दो। ग्रीन वॉल तो किससे बनाओगे भाई? ट्रीज से ही बनाओगे ना आप। ट्रीज की एक ग्रीन वॉल बना दीजिए आप, ठीक है। अब ये आइडिया कहाँ से आया और किस समय ये वो किया गया है? अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वो इंस्पायर्ड हुआ है, अफ्रीका में भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चला। अफ्रीका में ऐसा प्रोजेक्ट चला और अफ्रीका के इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल, GGW। ये अफ्रीका के एक प्रोजेक्ट है, सिमिलर प्रोजेक्ट है, उससे इंस्पायर होकर के भारत में भी ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है। कहाँ से अनाउंस किया गया? इसको हाल ही में हरियाणा के एक गांव से, हरियाणा के गांव से, और कौन सा गांव भाई? टिकली विलेज, यहाँ से अनाउंस किया गया, यहाँ से मीन्स लॉन्च किया गया इसको। और कब लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को? एक डे पड़ता है, कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पर एक ये चीज़ भी समझ में आ जानी चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कब पड़ता है? 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट होता है। तो उसके अवसर पर हरियाणा के टिकली विलेज से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। किसके उस पर इंस्पिरेशन लेकर के? ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ से? अफ्रीका से इसकी शुरुआत, मतलब उससे इंस्पायर होकर के शुरुआत की गई है। एक चीज़ यहाँ पर आपको और दिमाग में रखने लायक है, अरावली आपको पता है, और अरावली का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्लियर कट राजस्थान का ही दिमाग में आता है, जबकि पता होना चाहिए 4 स्टेट्स को कवर करती है। कोई गुजरात से दिल्ली आती है, तो मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 800 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भी अरावली का भी कोई हाईएस्ट पीक है क्या? जैसे हिमालय का हम हाईएस्ट पीक पढ़ते हैं तो ठीक है ना, तो अरावली का भी कोई हाईएस्ट पीक है? जी है। और समझ में आता होगा, लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं। माउंट आबू राजस्थान में है, सिरोही में। माउंट आबू पर भी एक जो पीक है, जो हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है? गुरु पीक। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसको लेकर के, किसको? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लेकर के। हाल ही की न्यूज़ है, किस दिन की न्यूज़ है? 21 मार्च की न्यूज़ है, क्योंकि ये डे पड़ता है, इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और इस दिन हरियाणा के टिकली विलेज से इसकी शुरुआत की गई, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल।
राइट टू हेल्थ बिल जो है वो पास करने वाला सबसे पहला स्टेट जो है वो कौन सा बन गया है? आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में वहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में एक बिल पास किया, राइट टू हेल्थ, जिसका सड़कों पर बड़ा ज़्यादा विरोध हुआ। इससे पहले इस तरीके के बिल आ रखे हैं, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के तहत में आपको 25% गरीब बच्चों को आपको पढ़ाना ही होगा आपके प्राइवेट स्कूल में। उसी तरीके से राइट टू हेल्थ बिल में, बिल लंबा चौड़ा है, उसका सीधा सिंपल सा मीनिंग ये निकल रहा था कि कोई भी आपके पास में पेशेंट आता है उसको इलाज के लिए आप मना नहीं कर सकते। हालांकि विरोध हुआ, कुछ एक चीज़ें क्लियर हुई कि बिल कौन पे करेगा उनके और राजस्थान के जो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट डॉक्टर्स जो सड़कों पे उतर आए थे, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, तो ज़्यादा चर्चा में रहा है। और भारत देश में राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? राजस्थान। अभी बांग्लादेश की पीएम के साथ में कुछ बातचीत चल रही थी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के। तो बांग्लादेश की पीएम का नाम आपको पता होना चाहिए क्या? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है। इसके साथ में हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आता है, क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो क्राफ्ट प्रोजेक्ट। यानी कि भारत में एंटी सबमरीन, समझ तो ना आप, एंटी सबमरीन का एंटी मतलब उसको रोकने के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर एक प्रोजेक्ट चल रखा है। और उस प्रोजेक्ट को जो है वो नाम दिया गया है, जो फिलहाल जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है एंटी सबमरीन, और उसका नाम क्या दिया गया है? एंड्रॉथ। एंड्रॉथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉक कर लीजिएगा। एंड्रॉथ क्या है? दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। एंड्रॉथ क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो क्राफ्ट प्रोजेक्ट है, या फिर एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो क्राफ्ट प्रोजेक्ट क्या है? क्या नाम दिया गया है? एंड्रॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हालांकि ऐसा है नहीं, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत में तो कोर्ट बने हुए हैं, हर एक देश में कोर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन क्या कोई एक इंटरपोल का भी नाम आप सुनते होंगे? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जो है इंटरपोल, तो वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या? ये नाम क्यों है? हम भी इतना परिचित नहीं है, उसकी कोई डिवीज़न होगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और उसने वारंट इशू कर दिया किसके नाम पर? रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम पर। तो ये थोड़ा सा चर्चा में है फिलहाल। वैसे भी हम हमेशा पढ़ाते आए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, और आपको यहाँ पर ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसके साथ इसको डिस्कस करें उससे चीज़ें पहले कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये UN का ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस का ही ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस के 6 इंटीग्रल ऑर्गन्स हैं, 6 इंटीग्रल ऑर्गन्स हैं, 6 बॉडीज़ हैं उसकी एक तरीके से देखा जाए तो। और हमने पढ़ाई है, वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, हमारा बहुत पुराना एक वीडियो है, और फ्रेश भी हमने वीडियो किया था रिसेंट में, क्योंकि वो चीज़ें तो बदलती नहीं है, तो हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देंगे, यहाँ पर ऐप में भी। यूनाइटेड नेशंस के 6 बॉडीज़ हैं, और उनमें से एक तो क्या होती है? जनरल असेंबली होती है। दूसरी क्या है? उनकी एक सिक्योरिटी काउंसिल है, और ये सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत के लिए बात चलती रहती है हमेशा। एक उसका सेक्रेटेरिएट है, एक उसकी इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल होती है, एक उसका क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल है, TC लिख दें हम उसको, और एक क्या लिख दें हम? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये चीज़ें हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए 5 बॉडी जो हैं, हमने क्रम में इसी तरीके से लिख दिया, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो सब का कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यूयॉर्क में है, US में। लेकिन अकेले इस ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये एग्जाम्स में रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, द हैग में है। कहाँ पर अभी? द हैग। और द हैग कहाँ है भाई? इसको मतलब उसका स्टेट का नाम ही ऐसे लिखा जाता है, द हैग, नीदरलैंड्स में। कहाँ पर भाई? नीदरलैंड्स, द हैग, नीदरलैंड्स में। इसकी 5 बॉडी जो ऑर्गन्स हैं, इंटीग्रल ऑर्गन्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है, US में है, लेकिन UN के इसका एक जो बॉडी है वो क्या? द हैग, सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो द हैग नीदरलैंड्स में है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लोकेशन को लेकर के, और ये चर्चा में है कि इसलिए कि व्लादिमीर पुतिन के नाम पर इन्होंने वारंट इशू कर दिया था अरेस्ट का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्या चीज़ है? द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है एक सम्मान का नाम है, एक अवार्ड है, ठीक है, अवार्ड है। ऑब्वियस सी बात है, हाल ही में किसी को मिला होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और थोड़ी सी दिमाग से निकल गई थी, डिस्कस करना चाह रहे हैं। नोट कीजिएगा, द हैग में भी ये कहाँ पर है, जो ऑफिस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम क्या बोलते हैं, द पीस पैलेस बोलते हैं, पीस पैलेस, दिमाग में रहना चाहिए। तो वापस हम स्विच करते हैं द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक तरीके का अवार्ड है, और इंडिया के लिए उनका जो हाई कमिश्नर है, एम्बेसडर होते हैं ना, उस तरीके से भारत के लिए जो उनका हाई कमिश्नर है, उनका नाम समझ में आना चाहिए। पहली बात तो पता होना चाहिए, बैरी ओ फेरेल, यही है भाई, बैरी ओ फेरेल। उन्होंने भारत की एक बड़ी पर्सनालिटी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इसके लिए नॉमिनेट किया है, और वो अवार्ड उनको दिला ही दिया है। और कौन? भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा को इस अवार्ड से फ़िलहाल जो है वो पुरस्कृत किया गया है। आप सोच रहे होंगे क्या श्री रतन टाटा से पहले भी ये किसी को मिला है क्या? जी मिला है, ये मदर टेरेसा को भी मिला हुआ है ये अवार्ड। हमारे एक अटॉर्नी जनरल सोराब जी, उनको मिला हुआ है। हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी ये मिला हुआ है। इसके अलावा अमित दास गुप्ता का नाम सुना हुआ है, 5-6 लोगों को पहले मिला हुआ है। तो रतन टाटा का नाम ये आता है। हमने पहले बताया, नोटसेट जो है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये अवार्ड से फिलहाल किस भारतीय को नवाजा गया है? रतन टाटा। सीधी सी बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भारत के लिए उनके हाई कमिश्नर कौन है, ऑस्ट्रेलिया के बैरी ओ फेरेल। लॉक हो जानी चाहिए ऐसी चीज़ें जो हम आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के लिए विजिट किया है, और उनका जो नाम है वो आपसे पूछा जा सकता है। जब बांग्लादेश की पीएम का नाम हमने पढ़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया तो हमारे बहुत अच्छे मित्रता वाले देशों के अंदर से एक है। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो क्या है? एंथनी अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज पता होना चाहिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज। ये मार्च के महीने में भी भारत को विजिट करके गए हैं। एक हम देखिए यहाँ पर ये ऑकस किन्हीं कंट्रीज़ का ग्रुप है, और किन कंट्रीज़ का ग्रुप है ये? ट्राई नेशंस, यानी 3 नेशंस का ग्रुप है। यहाँ पर ए जो है स्टैंड करता है ऑस्ट्रेलिया से। किससे भाई? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर यूके जो स्टैंड करता है यूनाइटेड किंगडम से। यूएस जो स्टैंड करता है यूएसए से। तो इन 3 कंट्रीज़ ने एक अपना सिक्योरिटी पार्टनरशिप की है इंडो पैसिफिक में, और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है और उसको नाम दिया है ऑकस। ठीक है ना, ऑकस नाम दिया गया उन्हीं के नाम से, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। तो आपसे पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, ये जो ऑकस है उसमें कौन कौन से नेशंस हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। और दूसरी चीज़, किसके लिए किया है उन्होंने? ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए। और किसके लिए? वो भी कहाँ पर भाई? इंडो पैसिफिक में। साफ सी बात है, चाइना को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नज़र आ रहा है आने वाले एग्जाम्स में, चाहे जो एग्ज़ाम हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इस चीज़ के अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक जजमेंट दी है, 5 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी मार्च में ही डिसीजन आया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन ये चीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर करेंगे? किसी की एडवाइस पर करेंगे। और एक कमिटी वो होगी, एडवाइस किसकी होगी भाई? कमेटी की एडवाइस होगी। और वो कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है? उसके अंदर PM होंगे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और तीसरे क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ये 3 लोगों की बनी हुई, 3 बॉडीज़ की जो बनी हुई कमेटी है, वो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस करेगी
कि आप इनको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए और इन्हें आप इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए। यानी उनके अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन इन लोगों की जो कमेटी है उसके एडवाइस के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये याद आता है कि किनकी जो वो कमेटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोनेंट कौन कौन है, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि मिलेट्स का ईयर, यानी कि जो मोटा अनाज है उसका ईयर। 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। मोदी जी ने ही नहीं कर दिया, भारत में नहीं, ये इंटरनेशनली क्या कर दिया गया है, इसको ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया गया कि मोटे अनाज की जो पावर है, जो गुणवत्ता है, वो सबको समझ में आनी चाहिए और सबको समझ में भी आ भी रहा है। ज्वार बाजरा के जिस तरीके से भाव जा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो हो क्या होती है, उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो क्या है, लोगों को समझ में आना चाहिए। इंटरनेशनली किसी चीज़ को इस तरीके से डिक्लेयर कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, यूएन की ज़रूरत पड़ती है। यूएन ही डिक्लेयर कर सकता है। तो यूएन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला भारत सरकार ने कि इसको ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाए। और आपको पता है भारत का प्रभाव आज के समय में पूरे विश्व में क्या है, तो हम व्यक्तिगत नहीं जाएंगे उसके अंदर कि किनका प्रभाव है, हम भारत सरकार का ही नाम लेंगे। भारत सरकार इतना प्रभाव रख सकती है, इतना दरोमदार है उनका कि वो यूएन से इस तरीके की सही चीज़ें तो मनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एयरपोर्ट है सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है और उस एयरपोर्ट का नाम है चंगी। अब प्रोनाउंसिएशन हमें भी नहीं पता, चंगी डेफिनेशन यही है, चंगी एयरपोर्ट। ठीक है, सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट है, उसको वर्ल्ड का सबसे अच्छा एयरपोर्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। चूँकि इंटरनेशनल नर्सेज डे कल 12 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनली और नॉर्सेट आ रहा है, हमें लगता है कि इस नर्सेज डे की थीम जो है वो नॉर्सेट आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए हमने ये नॉर्सेट ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए वो आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल सी इसकी थीम है और वो क्या है, आर नर्सेज आर फ्यूचर। आर नर्सेज आर फ्यूचर जो है वो इस साल के इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम है, आर नर्सेज आर फ्यूचर। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और ये जो थीम है वो कौन बनाता है, ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज जो है वो हर साल एक थीम रखती है इंटरनेशनल नर्सेज डे की और वो पड़ता है हर साल 12 मई को, सब लोगों को पता है और ये इस साल की थीम आप लोगों को पता होनी चाहिए, आर नर्सेज आर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टीम क्लिंच्ड द इनॉग्रल विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल। हमने शायद ये पहले भी डिस्कस कर लिया है। विमेंस के लिए एक तरीके से जो IPL है, IPL का इक्विवेलेंट फॉर्मेट जो है क्रिकेट में, विमेंस WPL शुरू हुआ था इस साल, पहला सीजन था उसका और WPL जो है वो मुंबई इंडियंस ने, लगभग वही सेम टीमें उन्हीं नामों से हैं, तो मुंबई इंडियंस ने जो है वो खिताब जीता है इस बार का। विच कंट्री रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन ऑन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। हम ऐसी रिपोर्ट्स को व्यक्तिगत रूप से मानते नहीं हैं क्योंकि इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में पाकिस्तान का स्थान जो है वो भारत से कहीं काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब वो हमसे ज़्यादा खुश कंट्री है। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हो किस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पता होना चाहिए। ऐसा ही पहले श्रीलंका के बारे में कहा गया था और ये रिपोर्ट्स पता नहीं कौन तैयार करता है, लेकिन अब हम क्या करें भाई, व्यक्तिगत तौर पर तो हम चाहे जितनी इन चीज़ों की वो कटाक्ष कर लें, व्यंग्य कर लें, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। याद रखिएगा फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे फ़िलहाल ऊपर है। कहने का मतलब है दुनिया का सबसे खुश कंट्री है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट 2 कंट्रीज टू स्टार्ट अडोप्टिंग द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर ऑफ आधार। यानी कि आधार की जो टेक्नोलॉजी है वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर समझ लीजिए, आइडेंटिटी के नाम पर समझ लीजिए कि हमारे भारत देश का आधार कार्ड आप सभी लोगों का बना हुआ है, सबको पता है और उसके बिना तो आपका काफ़ी जगहों पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। तो 2 देश हैं जो कि हमारी आधार की टेक्नोलॉजी को जो है वो अडोप्ट करने जा रहे हैं और वो देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक फिलीपींस है, एक मोरक्को है। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, ये हमारी आधार की टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने जा रहे हैं। UPI आप देखते हो
यूपीआई से जो पेमेंट करते हो आज की डेट में, से पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, वो भारत की में ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और भारत की जो टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से हम ये नहीं कहेंगे, हमें भी नहीं पता कि कहाँ से, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो अब अलग अलग कंट्रीज़ में भारत को देखते हुए सबसे ज़्यादा वो यूज़र्स हैं, सबसे ज़्यादा एक तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे। मनरेगा वापस एक बार से चर्चा में है। इसमें दैनिक मजदूरी जो है बढ़ाई गई है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि दैनिक मजदूरी जो कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। मनरेगा एक्चुअल में ये नाम हुआ करता था नरेगा। नरेगा यहाँ पर एन स्टैंड्स फॉर क्या, नेशनल, आर स्टैंड्स फॉर रूरल, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड जी स्टैंड्स फॉर गारंटी एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्ट। तो फिर ये एम जी क्या है यहाँ पर, ये है महात्मा गांधी, जिसको महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया था। ठीक है। और ये मनरेगा जो एक्ट है, नरेगा तो बहुत पहले से था, मनरेगा जो है वो 23 अगस्त 2005 से भारत में लाया गया। मतलब कि एक तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में जो इसका बिल जो है वो पास किया गया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।